हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। गुणोत्तर श्रेणी में ऐसे चार पद ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है तथा दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक होना चाहिए। तो देखिए, सर्वप्रथम यहाँ प्रश्न में हमको गुणोत्तर श्रेणी के चार ऐसे पद ज्ञात करने हैं जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है तथा दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक है। तो सर्वप्रथम हमने मुख्य अवधारणा देखी। मुख्य अवधारणा के अनुसार गुणोत्तर श्रेणी जो होती है वह किस प्रकार की होती है यह हम देख सकते हैं। तो देखिए, प्रथम पद ए, द्वितीय पद ए आर, तृतीय पद ए आर स्क्वायर, ए आर की घात 3, इस प्रकार से हमारे पास पद बनते हैं। यह हमारे पास क्या होती है? गुणोत्तर श्रेणी होती है। गुणोत्तर श्रेणी होती है। इसी प्रकार से आगे के पद हमारे चलते रहते हैं। तो यह गुणोत्तर श्रेणी को प्रदर्शित करती है। यहाँ पे ए जो है वह प्रथम पद होता है, ए प्रथम पद। आर जो है यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? सार्व अनुपात होता है। तो देखिए, हमें अगर गुणोत्तर श्रेणी में पदों को मानना है तो हम किस प्रकार से मान सकते हैं? देखिए, हम क्या करेंगे? माना चार पद ए आर की घात 2, ए आर की घात 3 इस प्रकार से हैं। यह चार पद है हमारे पास में, गुणोत्तर श्रेणी में है। गुणोत्तर श्रेणी में है। अब जो जो हमें दिया गया है उसके आधार पर देखिए, तीसरा पद जो है, तीसरा पद है ए आर की घात 2 बराबर है प्रथम पद से 9 अधिक है। तो प्रथम पद ए और इससे 9 अधिक है, यह हमारे पास बना। तो इसको हम हल कर लेते हैं। यहाँ से ए आर की घात 2 माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा। ये प्रथम समीकरण होगी। इसी प्रकार से दूसरा पद जो है ए आर, दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक होना चाहिए। तो जो दूसरा पद है ए आर, वह चौथे पद से, जो कि ए आर की घात 3 है, से 18 अधिक होगा। तो यहाँ से हमने क्या किया? ए आर माइनस ए आर की घात 3 जो है वह कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यह द्वितीय समीकरण हो गई। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? देखिए, द्वितीय समीकरण जो है उसको हम थोड़ा और हल कर देते हैं। इसको द्वितीय समीकरण नहीं बोलते, इसको थोड़ा हल करने के बाद इसको द्वितीय समीकरण बोल देंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया? आर को बाहर लिया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ए आर, यहाँ पे ए हो जाएगा माइनस, यहाँ से ए आर की घात 2 बन जाएगा। यह किसके बराबर हो जाएगा? 18 के बराबर हो जाएगा, द्वितीय समीकरण। अब देखिए, हम क्या करते हैं? प्रथम में भाग देते हैं द्वितीय का, प्रथम में भाग देते हैं द्वितीय का। यह हमने किया। तो यहाँ से ए आर माइनस ए आर की घात 2 है और बटा में यहाँ से देखिए, माफ कीजिए, प्रथम इक्वेशन जो है, प्रथम समीकरण जो है, ए आर की घात 2 है। ए आर की घात 2 माइनस ए है, यह प्रथम समीकरण है। और द्वितीय समीकरण है आर गुणा में ए माइनस, यहाँ ए माइनस ए आर की घात 2 है। अब देखिए, यह किसके बराबर है? यह बराबर है 9/18 के बराबर है। तो यह बराबर है 9/18, 9/18। तो देखिए, यहाँ से हम इसको हल करते हैं। तो देखिए, ए आर की घात 2 माइनस ए या ए माइनस ए आर की घात 2, इसमें केवल ऋणात्मक चिन्ह का फर्क है। तो इनको अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, -1। तो -1/r जो है वह किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से r का मान हम -2 बोल सकते हैं। यह हो गया सार्वनुपात। अब अगर हमारे पास सार्वनुपात है तो हम प्रथम पद भी ज्ञात कर सकते हैं प्रथम समीकरण से। तो हमने क्या किया? यहाँ से प्रथम समीकरण का उपयोग किया। तो प्रथम समीकरण के अनुसार ए आर की घात 2 माइनस ए बराबर किसके होगा? 9 के बराबर होगा। तो यहाँ से r का मान हमने रखा तो a, और यहाँ पे 4 माइनस ए बराबर हो जाएगा 9। इसको हमने हल किया तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 3a बराबर 9 आ जाएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो a बराबर कितना होगा? 3 होगा। a का मान 3 आ गया। अब a आ गया और r आ गया। तो हम यहाँ से चारों पद ज्ञात कर सकते हैं। तो चारों पद क्या क्या हो जाएंगे? a तो हो जाएगा 3। अब 3 में 2 का गुणा करेंगे तो -2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, और ये धनात्मक हो जाएगा। और इसी प्रकार से हमारे पास में कितना आ जाएगा? ऋणात्मक। अब जब हम 2 की घात कितनी करेंगे? 3 करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 8, और यहाँ से आ जाएगा 24, तो -24। यह हमारे पास चार पद होंगे। तो हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।